हमने फर्स्ट टॉपिक ओवरहेड में किया एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट। एलोकेशन मींस ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि जो सीधा उसको आप चार्ज कर सकते हो कि भाई ये तेरा खर्चा है। अपॉर्शनमेंट इज कॉमन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस। रीअपॉर्शनमेंट इज ट्रांसफरिंग सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन सर्टेन बेसिस। वो कुछ मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 5। फर्स्ट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड, साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड एरर, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दैट टॉपिक इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यू कैन सिंपली, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। एब्जॉर्प्शन, आपको ओवरहेड्स तो पता लग गए, पर अब ओवरहेड को आपने चार्ज कैसे करना है किसी डिपार्टमेंट को, कुछ बेसिस तो बनाओगे ना आप कि कल को किसी प्रोडक्ट में उसको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करना है। तो एक क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस किया था, अगर आपको हल्का सा आइडिया हो, आई थिंक उसी में वैसे उठाया था क्वेश्चन। फिर नाइन्थ क्वेश्चन कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया था, अगर याद हो। और एलोकेशन अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट सारा दिया हुआ था कि आपका एलोकेशन अपॉर्शनमेंट था, ये उसके बाद रीअपॉर्शनमेंट था। फिर यहाँ पे आके कंसेप्ट था फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स की आपको टोटल कॉस्ट बतानी है विच इज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए डिपार्टमेंट P1, P2, P3 फॉर 4, 5 एंड 3 आवर। कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट यूज हो रहे हैं, और उन 3 डिपार्टमेंट्स में इतने इतने घंटे उस प्रोडक्ट पे काम हुआ है। मटेरियल उसमें इतना लगा है, लेबर इतनी लगी, क्लियर लेबर है। इसके अंदर मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितनी लगी है। बट व्हाट अबाउट ओवरहेड? तो वो ओवरहेड के लिए हमें क्या करना था कि हर डिपार्टमेंट में उसके इतने आवर्स हैं। मेरी नजर लग गई चाहे ठीक है। तो हमें इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बतानी थी कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, जिसमें मटेरियल 50, लेबर 30। नाउ व्हाट अबाउट ओवरहेड्स? P1 डिपार्टमेंट में 4 आवर्स लगेंगे, P2 में 5, P3 में 3। अब एक्सपेंसिव कितने हैं अगर आप देखो तो P1 के 9224, 9035, 12161। पर आप एक सिंगल प्रोडक्ट में एक यूनिट पे तो सारे खर्चे नहीं डाल सकते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये खर्चे कहीं ना कहीं किसी बेसिस पे एडजस्ट होंगे जाके। तो उसके लिए हमें क्या गिवन था, इन डिपार्टमेंट्स के वर्किंग आवर्स गिवन है, क्योंकि यहाँ पे भी आवर्स गिवन है, यहाँ पे कुछ आवर्स गिवन है। तो हमने क्या किया, इन डिपार्टमेंट्स का पर आवर रेट निकाल दिया कि अगर इस डिपार्टमेंट में 9234 ओवरहेड लगे हैं तो कितने आवर्स काम हुए, 3070। तो पर आवर कितना हुआ वो, दैट वैल्यू इज गिवन
3.01 मीन इस डिपार्टमेंट में 1 घंटा जब काम होता है तो उसके ओवरहेड रेट क्या है, दैट इज 3.01। सेकेंड डिपार्टमेंट में कितने आवर्स काम हुआ, 4475 आवर्स, ओवरहेड कितने थे, 9035, पर आवर रेट इज 2.02। सेम फॉर थर्ड डिपार्टमेंट। तो हमें ये पता लग गया कि एक आवर में इतना खर्चा इस डिपार्टमेंट का हमें ओवरहेड बियर करना पड़ रहा है। और इस प्रोडक्ट में कितने आवर्स लगे हैं, 4 आवर्स। तो अगर 4 घंटे हमने इस प्रोडक्ट पे काम किया है तो पर आवर कितना रेट है, 3.01 या 3 रुपीज। तो 12 रुपए तो हमें ओवरहेड के कहां से उठाने पड़ेंगे, फ्रॉम P1। सेकंड में कितने लगे यार, 5, 5 × 2, 10 रुपए अप्रोक्सीमेटली डिपार्टमेंट 2 के। एंड थर्ड में 5.03, कितने आवर्स, 3। तो 12 रुपए यहाँ से खर्चा पड़ेगा, 10 रुपए यहाँ से, 15 रुपए यहाँ से। तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी, 50 मटेरियल, 30 लेबर ओवरहेड, सॉरी लेबर, और ये वैल्यू ऐड होके वो क्या बनेगा, दैट इज ओवरहेड। ये जो हमने पर आवर रेट निकाला है, दिस कैलकुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। कि हम किसी बेसिस पे उन खर्चों को एब्जॉर्ब करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं पे भी, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है कि आप किस बेसिस पे खर्चे को एडजस्ट करोगे, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो यू कैन राइट डाउन absorption of overhead means the basis on which overhead expenses of production department will be adjusted or borne by product manufactured। कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें आप उन ओवरहेड्स को किस बेसिस पे एडजस्ट करोगे, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एंड दैट डिपेंड्स आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स बेस है कि इसी बेस पे सब कुछ चलेगा। कोई भी बेस आप डिसाइड कर सकते हो कि किस बेस पे आपने उसको ट्रांसफर करना है। और बॉर्न बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, BORNE। कौन से वाले में, उस क्वेश्चन में जहां तक मेरे को याद है कि शायद उस क्वेश्चन में मशीन आर के बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है शायद। नॉर्मली डायरेक्ट वेजेस पे चलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हो ना आप, हाँ नहीं इसमें तो उसी में गया होगा, डायरेक्ट वेजेस में गए होंगे सैलरीज। ये जो आपकी 323, 1500 एंड 195 आने दो पॉइंट्स। कितनी वेज सैलरीज है, 96। ये तो पूरा ही आ रहा है 9695, रेशियो बन तो रही है, पॉइंट्स में तो नहीं जा रहा। आप उनका टोटल करके देख, 3 2 5 3 8 1 9, 9500, 9695, इनका टोटल में क्या बन रहा है, 9695। ये भी क्या है, 9695। तो एग्जैक्ट जाहिर है, ठीक है जी। तो कोई भी बेसिस हो सकते हैं आपके, उसको डिस्ट्रीब्यूट या एब्जॉर्ब करने के।
और वो बेसिस क्या हो सकते हैं? बेसिस में भी पर यूनिट, यूनिट के बेस पे हो सकता है, पर लेबर आवर, वर्किंग आवर्स, मशीन आवर्स, वेजेस, मतलब कोई भी बेसिस कंपनी अपना अडॉप्ट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, उसको क्या बेस्ट लगता है। ठीक है जी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मशीन आवर्स, क्योंकि 99% जब आप प्रोडक्शन की बात करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करोगे, तो वहां पे मशीन्स काम कर रही होंगी। तो मेरे प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर मशीन पे कितने आवर्स लगे, उसके बेसिस पर उनको एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। अब उसको कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपको क्या कहा गया? कैलकुलेट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इस पर्टिकुलर केस में 1 घंटा मशीन रन करने की कॉस्ट क्या होगी। कैलकुलेट मशीन आर रेट। गाड़ी चलाते हो आप, बाइक हो, एक्टिवा हो, गाड़ी हो, कुछ भी है आपके पास, आप क्या कैसे उसमें क्या कैलकुलेशन करते हो? कॉस्ट किस बेसिस पे निकलते हो? पर किलोमीटर, ये एवरेज क्या आई है मेरी, 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ी, ओ सॉरी, पर किलोमीटर क्या वो एवरेज हमें मिल रही है। दिमाग में क्या आता है जब हम एवरेज निकालते हैं या कॉस्ट पर किलोमीटर निकालते हैं? अपनी गाड़ी छोड़ दो, आप टैक्सी करते हो, आपने घूमने जाना है, दिल्ली जाना है, आपने एक टैक्सी बुक कराई, वो क्या आपसे चार्ज करता है नॉर्मली? वो कैसे चार्ज करता है? पर किलोमीटर। नॉर्मली वो क्या चार्ज करता है? 10 रुपए किलोमीटर, 15 रुपए किलोमीटर, ऐसे ही होता है ना। आप अपनी गाड़ी से कैलकुलेशन करते हो, क्या वो 10 या 15 आती है? वो 7 या 8 रुपए मैक्सिमम कॉस्ट करेगी। पर गलती कहाँ पे है? वहां पे हम जब अपनी गाड़ी की कैलकुलेशन करते हैं, हम सिर्फ पेट्रोल की कैलकुलेशन करते हैं, कि मैं यहाँ से दिल्ली गया, 250 किलोमीटर जाना, 250 आना, 500 किलोमीटर, मेरा जी 4,000 का पेट्रोल लगा, तो इसका मतलब 8 रुपए किलोमीटर मेरा कॉस्ट कर गया। बट उसके साथ और क्या लगा? पेट्रोल, टोल, और कुछ है? जो गाड़ी की डेप्रिसिएशन है, गाड़ी की इंश्योरेंस है, गाड़ी के जो व्हील्स है, उनकी भी एक लाइफ है, वो भी तो यूज हो रही है ना। तो मैंने तो सिर्फ पेट्रोल का निकाल के अपनी कॉस्ट बता दी थी, मेरे को तो 8 रुपए किलोमीटर पड़ रही है। पर जो वो चार्ज कर रहा है 15 रुपए, तो उसमें उसने पेट्रोल भी कवर करना है, तो उसने अपनी टोल भी कवर करना है, उसने अपनी इंश्योरेंस भी कवर करनी है, उसने ड्राइवर की सैलरी भी कवर करनी है, उसने अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर कवर करना है। तो इसलिए वो आपसे क्या चार्ज कर रहा है? 15 रुपए। ठीक है। नाउ सेम इज हियर, कि आपको ये बताना है कि ये जो मशीन की बात कर रहे हैं, इस मशीन का पर आवर रेट क्या है, मतलब 1 घंटा मशीन चलाने का हमें क्या खर्चा पड़ेगा। तो एक तो हो सकता है कि उसका पावर का खर्चा तो आपको दिख रहा हो, कि मैं मशीन चलाऊंगा तो बिजली का बिल आएगा, पर उसके साथ उसकी डेप्रिसिएशन भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, उसकी रिपेयर भी है, उसको चलाने वाले की सैलरी भी है। ठीक है, वो सारा कुछ जहां पे वो मशीन रखी गई है, उस एरिया का रेंट भी है जो आपको कवर करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, दिमाग चले किस काम आएगा ये, माइनस माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, एवरेज रिपेयर, स्टैंडिंग चार्जेस, कि उसके कुछ खर्चे फिक्स हैं वो डाल दिए गए, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, उस मशीन की जो पूरी लाइफ है वो कितनी है, 10,000 आवर्स, रनिंग टाइम पर मंथ 166 आवर्स, पावर यूज बाय मशीन 5 यूनिट्स पर आवर एट
90 पैसा पर यूनिट। अगर हम 1 घंटा मशीन रन करते हैं तो 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम होते हैं, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 19 पैसा, 0.19। आपको क्या बताना है? मशीन आवर रेट, कि 1 आवर मशीन रन करने का खर्चा क्या होगा। आपने इफेक्टिवली कितने आवर्स मशीन रन की है? वो तो उसकी लाइफ है। हमने 1 महीने में कितनी मशीन रन की है? 166। तो 166 आवर्स के पहले तो हमें खर्चे ढूंढने पड़ेंगे उसके, कि 166 आवर्स के कितने एक्सपेंसिव है, और फिर उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 166। मतलब जैसे गाड़ी की बात मैंने की कि 4,000 का पेट्रोल लगा, 500 किलोमीटर गाड़ी चली, पर किलोमीटर क्या है? तो आपने क्या किया? 4,000 डिवाइडेड बाय 500, 8 रुपए कॉस्ट पड़ गई। सेम आपका, कि इतने आप मशीन चली है तो इसका क्या खर्चा हुआ है, फिर उसको डिवाइड करने के बाद 66 से, दैट इज पर आवर। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, विच इज टोटल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 40। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ running the machine divided by effective working hours. Total expenses of running the machine divided by effective working hours, कि कितने आवर्स मशीन चली है इफेक्टिवली और कितने खर्चे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा कि टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द मशीन फॉर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ऐसा कुछ नहीं मैंने लिखा। मैंने लिखा टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द मशीन डिवाइड पर किससे करना है? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। क्योंकि आप गाड़ी अगर लेके गए हो, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी मतलब वो लगातार चल रही है, आप कई बार होता है कि यार तू रोक दे थोड़ी देर के लिए, एसी भी आप उसका ऑन करवा के रखते हो, गाड़ी खड़ी भी है तब भी उसके ऊपर ऑयल तो उसका कंज्यूम हो ही रहा है ना। तो सेम, ऐसा जरूरी नहीं कि मशीन कॉन्टिन्यूसली चलती है, वो कहीं ना कहीं बीच में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी रुकेगी, पर उस वक्त भी खर्चे तो उसके साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हम क्या कहते हैं? टोटल अवेलेबल आवर्स कि आपके पास कितने अवेलेबल आवर्स हैं, माइनस आइडियल आवर्स, मे बी ड्यू टू सम ब्रेकडाउन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा दैट इज नोन एज इफेक्टिव वर्किंग। ठीक है, तो हमने चेक कर लेना है कि कितने आवर्स हम मैक्सिमम मशीन को चला सकते हैं, उसमें से कितने आवर्स वो मशीन नहीं चली ड्यू टू एनी रीजन, वो हमारा लेना देना नहीं है। क्योंकि वो जब चली नहीं मशीन तो मेरे को सिर्फ काम उसने कितने घंटे करके दिया, दैट इज इफेक्टिव। एंड देन कम टोटल एक्सपेंसेस।
वो हो गया जी नोट? हाँ जी, वो नोट हो गए। टोटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट में, कॉस्ट को हमने किन दो कंपोनेंट्स में बांटा है? नेचर वाइज कॉस्ट। कॉस्ट को नेचर वाइज हमने दो पार्ट, वेरिएबल एंड फिक्स, क्योंकि तीसरी जो सेमी वेरिएबल है उसको भी हमने स्प्लिट किया, दैट इज फिक्स एंड वेरिएबल। कॉस्ट की सारी कहानी उसके आसपास ही घूमती है, या तो वो मटेरियल लेबर ओवरहेड की बात करता रहेगा, या वो फिक्स और वेरिएबल में, उसके अलावा कहीं पे कोई बात नहीं होगी। टाइप ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, सम कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, चीजें आएंगी, पर वो थ्योरेटिकल चली जाती है। प्रैक्टिकल में हमारा मटेरियल लेबर ओवरहेड एलिमेंट वाइज, फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल नेचर वाइज, इसी में हमारा काम चलेगा। तो अब हमारी कॉस्ट दो है, वेरिएबल एंड फिक्स। तो मशीन के खर्चे भी दो तरह के ही होंगे, या तो फिक्स होंगे या वेरिएबल। गाड़ी के फिक्स खर्चे क्या होंगे? आपकी कार के इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट पर हम जनरली इंटरेस्ट कॉस्टिंग में यूज नहीं करते हैं। रियल लाइफ में होगा यूज, ना गलत वो नहीं कह रहा कि आप नहीं करोगे। सर्विस होती है बिल्कुल। पेट्रोल फिक्स नहीं है, पेट्रोल तो गाड़ी चलेगी तो होगा। ड्राइवर की सैलरी, अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है जी। और रनिंग क्या होगा आपका? पेट्रोल का खर्चा, टोल चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो तभी होंगे जब आपकी गाड़ी मूव करेगी। टायर की कॉस्ट जो है, तो तभी टायर नॉर्मली चेंज होगा जब गाड़ी चल रही होगी, क्योंकि तभी उसने जल्दी खत्म होने। अगर गाड़ी खड़ी है, बस निकाल दो, पेट्रोल पंप पे जाओ, हवा भरवा के ले आओ, खड़ी कर दो, तो 10 साल आपके टायर कहीं नहीं जाएंगे, बैटरी कहीं नहीं जाएगी। पर फिक्स में क्या क्या आ गया आपके? इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ड्राइवर से, रनिंग में आपकी रिपेयर मेंटेनेंस, पेट्रोल, टायर की कॉस्ट, वो सब कब है? जब रनिंग, ठीक है। तो सेम जब हम मशीन के केस में भी बात करेंगे, तो खर्चे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रनिंग या वेरिएबल एंड फिक्स, दो ही तरह के खर्चे हैं, ठीक है। तो हमारे दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज वेरिएबल। फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स को हम एक और नाम देंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस, कि वो होना है करता है, आप मशीन को चलाओ या ना चलाओ, ठीक है। एंड वेरिएबल को हम नाम देते हैं रनिंग चार्ज। अब मैंने कहा कि फिक्स एक्सपेंसेस क्या है आपके, जो होने ही होने हैं, आप उसको यूज करो या ना, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन, टू बी क्लियर, कोई भी खर्चा जो आपका ईयरली है, मंथली है, वीकली है, वो आपका फिक्स खर्चा है। मतलब जो टाइम बेसिस पे खर्चा है वो हमेशा फिक्स माना जाएगा। इस रूम का रेंट जो है वो फिक्स है, ये बंद रहे, चल रहा हो, कुछ मर्जी हो। पर इसके जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज रनिंग है, क्योंकि कोई क्लास लगेगी तो पंखे चलेंगे, लाइट चलेगी, प्रोजेक्टर चलेगा। तो सेम, कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपका टाइम बेस पे है, वो हमेशा फिक्स काउंट होगा। क्लियर?
ठीक है। और जो आपका वर्किंग बेस पे होगा, आवरली बेस पे होगा, दैट इज वेरिएबल और रनिंग। ठीक है जी। तो इसकी आप यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइम, लाइक पर डे, पर वीक, पर मंथ और पर एनम। ठीक है जी। उसको हम इस वो कुछ सारे खर्चों को हम कहाँ फिक्स कर देंगे, वो सारे के सारे जाएंगे फिक्स चार्जेस में। ठीक है। एंड एक्सपेंसेस which is purely based on hour। जो आपके आवरली बेस होंगे वो सारे जाएंगे बिल। ठीक है। ये जो भी खर्चे आएंगे उनको हम टोटल मार देंगे, दैट इज द टोटल एक्सपेंसेस। डिवाइड किससे कर देंगे, इफेक्टिव वर्किंग आवर से, दैट कम टू द रेट पर आवर या मशीन रेट पर। ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ कोट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, लाइफ 5। इस केस में आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो किसमें जाएगी, फिक्स या रनिंग में, फिक्स, क्योंकि पर ईयर है। अगर मैं यहाँ पे लाइफ जो है इंस्टेड ऑफ ईयर्स, मैं यहाँ पे दो हो जाएगी वेरिएबल। ठीक है। बस इसलिए कोई मैं आपको वहां पे लिख के नहीं दे रहा कि ये खर्चे इसमें डाल दो, ये इसमें डाल दो। मिलेंगे आपको, जैसे पावर का खर्चा है, मशीन की रनिंग का क्लियर दिखेगा कि वो सारे रनिंग में जाते हैं। पर अगर ऐसा कुछ हो तो आपको कुछ ऐसा किया था आपने फाउंडेशन में या 11 में डेप्रिसिएशन के टॉपिक में, तो मेथड किए थे, एक स्ट्रेट लाइन, एक डब्ल्यू, फिर एक आपका आवर की जैसे लाइफ वो तो चलते थे ना, प्रोडक्शन बेसिस। तो ये सारा कुछ वही हम पढ़ते हैं। तो ये कि अगर ईयरली बेस है तो फिक्स में डाल दोगे, आवरली बेस है तो रनिंग में डाल दोगे। ठीक है। बट अगेन टू बी वेरी क्लियर, आज की डेट में जब पेपर की मार्किंग बनती है तो वो इतना माइन्यूट नहीं जा रहा। वो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है उसको टिक करने हैं। ठीक है। उसको टिक करके मैंने सिर्फ बता देना है कि जी हाँ जी ये इतने नंबर आपको मिलने हैं, और कुछ नहीं होगा उसमें। कैलकुलेट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ मशीन 19,200, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1200, एवरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ 150। तो ये कौन सा खर्चा हुआ है, फिक्स्ड। और स्टैंडिंग आप कुछ भी कह सकते हो। स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड क्लियर लिखा ही हुआ है, ये भी फिक्स्ड। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन 10,000 आवर्स, पर मंथ 166 आवर्स। तो ये किसके काम आना है, ये किस कैलकुलेशन के, डेप्रिसिएशन के। और इस केस में अब डेप्रिसिएशन क्या मानी जाएगी, वेरिएबल, क्योंकि आपको लाइफ किसने दी है, आठ में। तो इट इज वेरिएबल। पावर यूज बाय मशीन 5 यूनिट्स पर आवर, वेरिएबल। ठीक है जी।
और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो किसकी करनी है, किसके बेस पे करनी है, 166 आवर एक महीने का। तो जो फिक्स खर्चे होंगे वो एक मंथ के डलेंगे, जो रनिंग खर्चे होंगे वो 166 आवर्स के, क्योंकि जो आपके फिक्स है वो टाइम बेसिस पे चलते हैं, जो रनिंग है वो आवृत्ति हो। 166 आवर्स 1 मंथ, तो फिक्स एक्सपेंसिव एक मंथ के, रनिंग एक्सपेंसिव 166 आवर्स के। तो सबसे पहले अब इसको, अभी हमने फॉर्मेट तो ड्राइव कर ही लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग और दूसरा आपका रनिंग और वेरिएबल। हाँ जी, स्टैंडिंग में क्या है आपके पास, हाँ जी स्टैंडिंग में रिपेयर एंड कितनी हो, 150। स्टैंडिंग चार्जेस 50। उसके बाद डेप्रिसिएशन किस में जानी है जी, कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट माइनस, इसमें कोई और एडजस्टमेंट हो सकती है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय आवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया होगा या फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन का टॉपिक किया होगा। मशीन का परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस expenses to bring machine to the working place plus interest till the date machine put into the work usage, वो सारा भी ऐड करते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, पर इंस्टॉलेशन और उसको लेके आने का खर्चा वो क्वेश्चन में जो है हो सकता है। इसमें तो कॉस्ट गिवन है ना, अदरवाइज तो क्या लिखेगा, परचेज प्राइस इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो मैं कह रहा हूँ कि वो आपको ध्यान, क्या थी नहीं, बुक वैल्यू तो आपकी आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू निकलती है, जो बैलेंस शीट वैल्यू उसको कहते हैं। या तो हम बात कर रहे हैं कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस है। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है नॉर्मली, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जो उसको लेके आने का खर्चा, फ्रेट एंड कार्टेज कुछ भी कहो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, यही डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट कितनी दे दी, 19,200 माइनस 1200, लाइफ कितनी है 10,000 आवर्स, और कितने आवर्स 166। 298.8 डन। ठीक है, और कौन सा खर्चा रह गया जो, पावर, क्या लिखा हुआ है जी पावर के लिए,
पावर used by machine 5 units per hour at 19 पैसा पर यूनिट। ये एक आर अगर आप 1 आवर अगर आप मशीन रन करते हो तो 5 यूनिट उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 0.19। हमने कितने आवर मशीन चलाई है? 166 आवर। तो इट मींस एक आवर के लिए आपका कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है? 5 यूनिट। तो 166 आवर्स के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी? कितने? 830 डिवाइडेड में इंटू, मतलब 830 यूनिट्स आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, और 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है? 19 पैसा। 157.7। अब इसका टोटल कर लीजिए। ये 200, 400, 500, 550, 640, 655, 656.50। ठीक है। इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा आपका? दैट इज 656.5 डिवाइडेड बाय कितने? 3.95। किसका? ये टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ओवरहेड या टोटल मशीन एक्सपेंसेस? इसको हम मशीन आर रेट, इफेक्टिव मशीन आर। ठीक है। अब मैं इस चीज को कह रहा था कि आपने मैनुअल या मेंटल कैलकुलेशन नहीं करनी है सर। ठीक है, मतलब ऐसे करते रहो, कोई चक्कर नहीं, तो पेपर में ऐसा कोई पंगा नहीं लेना। हल्का सा इधर हुआ, नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। ने भी अपनी सीट रखी हुई है स्पेसिफिक। मैं कहा उसने भी अपनी सीट रखी हुई है ना, कि मेरी ये कुर्सी है। चलो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फ्रॉम द। अच्छा, बता रहा
ठीक है जी, ये करनी है बंद कर दे, पीछे चलानी। बस यही चलो। अच्छा, मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, पर आपको लिखना होगा। ठीक है, लिख लोगे ना? हाँ। Following information is made available from the costing records of a factory. Original cost of the machine 1 lakh. Estimated life 10 years. Residual value 5,000. तो डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है आपको? डेप्रिसिएशन फिक्स लग रही है क्योंकि लाइफ ईयर्स में गिवन है। फैक्ट्री ऑपरेट फॉर 48 आवर्स पर वीक। एक हफ्ते में 48 आवर्स फैक्ट्री ऑपरेट करती है। अलाउ 15% टुवार्ड्स मशीन मेंटेनेंस एंड 5% एज सेटिंग अप टाइम। कि मशीन को चलाने से पहले उसको कितना टेम्परेचर रखना है, क्या की स्पीड होगी, वो सारा कुछ सेट करने में 5% वो भी निकल जाता है। तो ये है सेटिंग अप। सेटिंग अप की आप मशीन को चलाने से पहले, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने वो जो भी केमिकल है वो डाले और बटन दबाया, चल पैरासीटामोल बनी और पैक कर दो। उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, कितने आवर मशीन करनी है, वो भी छोड़ो। घर में अगर ओवन में कभी केक बनता हो, तो उसको एक टाइम दिया जाता है कि भाई 15 मिनट, आधा घंटा। ये तो नहीं है कि ऑन करके छोड़ दिया, अभी बनता रहे तो छोड़ देते हैं। वो कौन से, ये वाले? ये एक्सपेंस कैसे हुआ पहले तो ये, वो एप्लीकेशन तो होएगी, ये चीज तो होगी। ये तो आपका एक्सपेंस है, पर ये आपका क्या है? ये एक्सपेंस नहीं है, ये कुछ और कैलकुलेशन है। फैक्ट्री ऑपरेट्स 48 आवर्स वीक फॉर 52 वीक्स इन अ ईयर। ये आपका कैलकुलेट करने के काम आएगा। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, कितने आवर्स आपने काम। ओरिजिनल कॉस्ट में क्या ऐड होगा? हाँ, नहीं, क्या कॉस्ट लगेगी? जो 15% मशीन को मेंटेनेंस डाउन टाइम। सर ये ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे जैसे टोटल टैक्स निकाल लिया है ना, कोई पैसे 15% और 5% माइनस कर लेंगे तो बाकी कास्ट नहीं बनेंगे। ऐसे ये बच्चे, ये चीज है ये। हाँ, ये वाली टोटल अवेलेबल आर्ट माइनस आइडियल आर्ट, इसमें वो सारा कुछ माइनस, ये आपको यूज करना है इसको डिवाइड करने के लिए। वो खर्चा नहीं है, वो तो आर्ट है आपके। कितने किलोमीटर गाड़ी चली वो आप निकाल रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे कितने घंटे मशीन चली, मतलब ये जो सेकंड और इसके बीच में ये जो एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, वो इसका पार्ट नहीं है एस्टिमेटेड लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू का। वो एक बिल्कुल अलग कहानी है वर्किंग आवर्स निकालने के लिए। कि मेरी जो फैक्ट्री है वो 48 आवर्स काम करती है, 52 वीक्स। तो मेरे पास ये टोटल आवर्स है, उसमें से ये दो मेरे आइडियल या मशीन मेंटेनेंस टाइम है। तो इफेक्टिवली कितने आवर्स मशीन रन। बिल्कुल सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी यूज में मशीन 10 यूनिट्स पर आवर, ये क्या होगा? वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स। टू ऑपरेटर्स अटेंड द मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। दो बंदे मशीन को हैंडल करते हैं along with two other machines। ये दो लोग इस मशीन को हैंडल करते हैं along with two other machine। तो इसका मतलब वो दो लोग कितनी मशीन हैंडल कर रहे हैं? तीन। तीन मशीन हैंडल कर रहे हैं। देयर टोटल वेजेस अमाउंटेड टू 5,000 पर मंथ। ये तो फिक्स हो गया। कितना हो गया साल का? 60,000।
$6,000 जीरो मैंने अभी कहा था। हाँ। Two operators attend the machine during operation along with two other machines. Their total rate is 5,000 per month. तो दो बंदों की कितनी हो जाएगी? 120, not 60, total 120. दो दो बंदे, एक बंदे की वेजेस 5,000, तो पूरे साल की वेजेस होगी 1,20,000. सॉरी, टोटल वेजेस ठीक है 60,000. 60,000, 30,000 ईच, 60,000 हो गया. अगर ये यहाँ पे ना लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता टू ऑपरेटर्स अटेंड द मशीन, फिर तो 60 का 60 इस मशीन को बियर करना है. अब 60 किसको बियर करना है? तीन मशीन को. हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अपनी एक सिंगल मशीन. तो हमारे इससे कितना आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 20. ठीक है, रहेगा वो फिक्स. अदर ओवरहेड फिक्स. ठीक है. अब यहाँ पे मैं वर्ड चेंज करूंगा. अगर मेरे को ये पेपर बनाना है, अदर ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल टू द मशीन्स, टू द मशीन, नॉट द मशीन. ठीक है. तो ठीक है. अब हमारे पास, अब इसमें डेफिनेशन क्या होगी जी आपकी? फिक्स या वेरिएबल? फिक्स, क्योंकि आपको ईयर्स दिए हैं, आपको टोटल वर्किंग आवर्स नहीं गिवन. जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल वर्किंग आवर्स गिवन थे 10,000, इसमें टोटल वर्किंग आवर्स है, इसमें सिर्फ लाइफ गिवन है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं अपने इफेक्टिव आवर्स. क्वेश्चन नंबर 18 है. अवेलेबल आवर्स कितने हैं जी? 50, 24. तो आपके अवेलेबल आवर्स कितने हैं इस मशीन को रन करने के? 48 आवर्स पर वीक. और ये लिखने की उसको कोई जरूरत नहीं थी 52 वीक्स. उसको सिंपली इतना लिखना था 48 आवर्स पर वीक. ठीक है. तो कई होते हैं एक एक महीने में 4 हफ्ते, 12 महीने में 48 हफ्ते, 48 × 48 है 6. वही ना. तो हमें जब भी वीक्स की बात आएगी तो हमने 52 टिक करना है. इसमें तो चलो क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी 52 गिवन थे. ठीक है. माइनस मेंटेनेंस, कितना हुआ जी? है जी 374. हाँ जी. 124 2015 आना चाहिए. है जी.
क्यों नहीं लिया? बच्चे मेरे को बात बताओ, आप टीम को सेटअप कब करोगे? जब वो चलने लायक होगी तभी सेटअप करोगे। अब मशीन चलने लायक कब होगी? मेंटेनेंस के बाद। वो सेटअप टाइम किस पे लगेगा? आप वैसे कर लो, आप रिवर्स कर लो इसको, पहले मेंटेनेंस माइनस कर लो, पहले सेटअप माइनस कर लो, फिर मेंटेनेंस कर लो, सेम आएगा। देखो एक चीज समझो ना, आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी में कुछ ब्रेक डाउन हो गया और वो वर्कशॉप में गई है ठीक होने के लिए, ठीक है। अगर आप रोज कोई बंदा टैक्सी चला रहा है, उसको पता है कि मैं एक हफ्ते में दिल्ली के 4 चक्कर या 6 चक्कर लगा के आ सकता हूँ। अब एक दिन वो वर्कशॉप में पड़ी हुई गाड़ी, तो आपके पास अवेलेबल कितने रहेंगे? 5 दिन। अब उस 5 दिन में ही आप जो भी आपने बुकिंग करनी है, जो भी करना है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो आइडियल रहेगा ना आपका टाइम। ऐसा तो है नहीं कि आप वहां से निकले और साथ के साथ शुरू हो गया। तो अगर मेरे पास अवेलेबल आप ये हैं, तो पहले मैंने या तो सेटअप लगाऊंगा या मेंटेनेंस लगाऊंगा। अगर मैंने मेंटेनेंस लगा दिया तो इसका मतलब मेरे पास वर्किंग करने के लिए सिर्फ 21 और 21 आवर है। तो उसी आवर्स के लिए मैं उसको सेटअप करूंगा ना, मैं इनके लिए तो सेटअप नहीं ना करूंगा टोटल। तो पहले मेंटेनेंस खत्म हुई, मेंटेनेंस खत्म हो गया, मेरे पास वो मशीन चलने लायक हो गई। अब मैंने उसको सेटअप करके उसमें 5 बजे जो भी टाइम लगाना था उसको सेट किया। उसके बाद मैंने एक्चुअल इफेक्टिव वर्किंग आवर्स काम किया। तो यहाँ कितना आया जी? ये 1006.08। 2015 उसने राउंड ऑफ कर दिया वो इफेक्टिव वर्किंग। ठीक है, डन। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन पे। तैयार है? मेरे को भी पहले डाउट हुआ था फर्स्ट टाइम कि अलग अलग आए, पर वो दोनों कैलकुलेशन एक माइनस करके बाकी जो बचे उस पर अगर लगना है वो आप उसमें। हाँ जी, अभी एक्सपेंसेस में आपके दो पेपर में करके देख लेंगे। पर आपने क्या करना है, जो पहले दिया हुआ है वो पहले करोगे, कि अगर पहले उन्होंने मेंटेनेंस दिया होगा पहले मेंटेनेंस माइनस करोगे, फिर सेटअप। अगर पहले सेटअप दिया होगा मेंटेनेंस, तो पहले सेटअप कर लोगे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। पहले क्या डेप्रिसिएशन कितनी दी थी कॉस्ट? 1 लाख माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 9,500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 पर मंथ। अभी हम एनुअल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो आर्स है वो एनुअल है। आर्स हमने पूरे साल के 52 वीक्स के निकाले, तो दैट इज एनुअल। तो आर्स वर्किंग आवर्स जितने पीरियड के होंगे, खर्चे भी उसी पीरियड के
सेट होंगे। जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो क्या गलती करके आया, आर्स आपने उसने निकाल लिए, पर जो खर्चा एनुअल है वो एनुअल पूरे क्वेश्चन में डाल दिया, जो मंथली है वो मंथली डाल दिया। आर्स आपने एनुअल निकाले हुए थे, खर्चे कुछ मंथली डाल दिए, कुछ एनुअल डाल दिए, कुछ वीकली डाल दिए, तो वो आपस में बेस ही नहीं बना। तो आर्स जितने होंगे जिस पीरियड के होंगे, 1 महीने के हैं, 1 दिन के हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, तो जितने पीरियड के आर्स हैं उतने पीरियड के आपको एक्सपेंसेस बुक करने हैं। आपको ये एक्सपेंस 48 आवर्स फॉर 52 वीक्स के लिए, 52 वीक्स, 48 आवर्स, एंड नंबर ऑफ वीक्स 52, कितने पीरियड में होते हैं 1 साल में। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये कितने पीरियड की कैलकुलेशन है, कितने मंथ की है, वीक की है, या ईयर की है। 1 साल, 1 हफ्ते में इतने आवर्स, और 1 साल में कितने हफ्ते। तो 52 वीक्स हमने काम किया, हर वीक 48, तो हम हमें कितने आवर्स अवेलेबल थे, 2496 इन होल फॉर 52 वीक्स। और 52 वीक्स किसको डिनोट करते हैं, 1 साल को। तो ये टेक्निकली आवर्स 1 साल के, खर्चे भी मेरे को फिर सारे एनुअल पर मंथ चलेगा। उसमें आवर्स कितने पीरियड के थे जिससे हमने डिवाइड किया। पढ़ ली। चलो, वेजेस कितनी वेजेस थी, 5000 पर मंथ इंटू 12, 60,000। पर ये 2 वर्कर्स की वेजेस थी जो 3 मशीन को हैंडल कर रहे हैं। तो हमारी मशीन पे कितना खर्चा हो किया, हमारे को कितना बियर करना है। ठीक है। और क्या एक्सपेंसेस हैं जी, अदर ओवरहेड्स। हाँ जी, अदर ओवरहेड्स ये भी एनुअल है, 10431। अब एक्सपेंसेस में अगर हम वापस जाएं, तो हमने डेप्रिसिएशन यूज कर ली, रिपेयर यूज, ऑपरेटर, क्या रह गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज है, मशीन 10 यूनिट्स पर आवर एट ए कॉस्ट ऑफ 50 पैसा पर यूनिट। तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, वेरिएबल और रनिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहा गया हमें, एक आर के कितने यूनिट्स, हमारे कितने आर हैं, नहीं आर 2015। चली तो मशीन चली सिर्फ कितनी, इफेक्टिव आवर्स कितने चले, 2015 आवर्स बचे। जब मशीन चलेगी तभी बिजली लगेगी। 2015 इंटू एक पर यूनिट क्या पे रेट है जी। हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा, 2000।
10 नहीं, आप 2015 से ले लो ना, वो पॉइंट छोड़ दो ऊपर। 20 150 को हाफ करते हैं, कितना हुआ? 10,075 हुआ। 2015 इंटू 10 इंटू 0.50। कहाँ गलती कर रहे हो उसको? हाँ, वो छोड़ दो आप, क्योंकि हम इफेक्टिव आर्ट और 2015 ले रहे हैं पॉइंट। अब इसको टोटल करके आपने कितने डिवाइड कर दें? 20। ऐसे कोई वो नहीं है, कोई खास सब्जेक्ट नॉर्मल है। वो मैंने 2015 ले लिया ना, क्योंकि आंसर में 2015 से निकाला हो। अगर अगर आप देखो, अगर आप 0.52 लेके भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। जो भी आ रहा है 27.80 के आसपास आंसर आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये डिस्कशन आर्स कितने भी, जितने पीरियड के आप दे रहे हैं उतने पीरियड की आपको एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है? अब ये जो थर्ड पॉइंट था, इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन इज 10 यूनिट्स पर आवर इट्स आल्सो 50 पैसा पर यूनिट। ठीक है? इसके साथ ये वर्ड लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इवन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटअप टाइम। तब पूरा 2496 से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैलकुलेट होता है, डिवाइड 2015 से होना है। पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो होगी वो फिर 2496 से होगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ ये होता है इलेक्ट्रिसिटी यूज है यहाँ, ठीक है, पर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आल्सो यूज ड्यूरिंग सेटअप एंड मेंटेनेंस। तो इसका मतलब बिजली का खर्चा तो आपको पूरे 2496 पे उठाना है, पर जब डिवाइड करना था तो करना था 2015। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है हमेशा। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 उठाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्या कहते हैं, अगले बैट्समैन आ गए, है ना? मेरी तो इंडिया ही है बस एक, बाकी तो मैं किसी के साथ, क्योंकि वो तो सर्कस है, बाकी तो सारी। हाँ जी, आपका टेस्ट है, चलो ये टेस्ट है, सॉल्व करो। नहीं तो लिखने का दिया तो है सामने, लिख के मैंने। सिर्फ वो भी जो इतना टेस्ट है, आवर्स बताओ कितने हैं इसमें, आवर्स कितने इफेक्टिव आवर्स?
बस ये बताओ जो भी करते हो। यस। हाँ, इसे देखते हैं। कितने? हम वो नीचे 800 रुपये तो दिया मार के तो पूरा 5 दिन में तो निकाल लेना था उसको। कोई नहीं क्लोज। बहुत दूर दूर है सारे, एवरेज करके भी नहीं आसपास आ रहे। हाँ, ये थोड़ा आसपास है। पर उससे पेपर में नंबर नहीं ना मिलेंगे। हैं? बच्चे सिर्फ आवाज निकालते हैं अपने, और कुछ नहीं निकालना है, बाकी क्वेश्चन निकल जाएगा। उसमें कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने अभी तक लिखवाया है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलना जो लिखवाया है। तो वीक्स, वो तो वीक्स की नहीं, वो तो वीक्स की बात कही थी मैंने। कैसे है 240? होना इसी से कैलकुलेट है। ये भी यूज होना है, ये भी यूज होना है, दोनों चीजें यूज होना है, एक चीज मिस कर रहे हो आप कहीं पे। वो तो वैल्यू वाले ही ना होते हैं। अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू वाले एग्जैक्ट 2000। आंसर इज 2000 वर्किंग आवर्स। छोटे होते मैथ में कुछ एक होता है ना कि अगर कितने लोग इतने टाइम में ये काम कर लेते हैं, हाँ वो कितनी देर में, ऐसा कुछ चलता है ना। वैसे ही कुछ कहानी, आप जो मिस कर रहे हो पॉइंट, आप ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, ये लाइन नहीं आप पढ़ रहे, यही तो पढ़। 188 कैसे, आप डिस्कस करते हैं कोई वो तो वैल्यू वाले ही वो तो वो, वो तो वैल्यू आ गई ना, वो तो वैल्यू दी है उसने। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 वैल्यू यूज होनी है किसी तरह आउट निकालने के लिए।
उसको छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ आपने एक मेंटल एप्लीकेशन करो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 8 घंटे के पावर के खर्चे 24 रुपए हैं, और मेरा पावर का बिल आया 6,000। बताओ मैंने कितने आवर्स बिजली यूज की हो। 8 घंटे बिजली यूज करने का मेरे को 24 रुपए देना पड़ रहा है। 24। और टोटल बिल मेरा आया है 6,000। मतलब 8 आवर्स का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 24 रुपए, और मेरा टोटल बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो आप 25 पैसे यूज कर रहे हो वो किसी काम की वैल्यू ही नहीं है। हाँ जी। आगे 2,000। अब इसमें क्या क्या चीजें आपकी कॉमन है बच्चे, एक चीज देखो, ये 2 रुपीज में कॉमन है। मतलब मेरा 24 रुपए बिल आ रहा है 8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके। यही मतलब हुआ ना कि मेरा 24 रुपीज अगर मेरा बिल आता है, कितने आवर्स, तो 1 रुपया बिल कब आएगा? 6,000 रुपये बिल कब आएगा? क्या लिखना चाहिए? किसको? लिखा तो हुआ है। लिखा तो हुआ है। एक आवरली डे चार्जेस, तो वो क्या हुआ है? रिवर्स कर दिया ना। 8/24 की जगह 24/8 कर दिया। ठीक है। है 8/24 ही क्यों किया? मेरे पास कॉमन क्या है? ये दो चीजें कॉमन है ना मेरे पास। तो मैं 20 किसको तभी मेरा यूज पे पैसा करूंगा ना। 24 रुपए का बिल आ रहा है 8 ठीक है। पर आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो आप ये कह रहे हो ना कि 24 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हुआ, ₹3 पर आवर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग जहां चल जाए। और 3 रुपए 1 घंटे का बिल है, तो मेरा बिल कितना आया हुआ है? मेरा बिल कितने है जी? तो कितने घंटे बिजली यूज हुई होगी? हैं? और टू बी वेरी फ्रैंक, ये फर्स्ट टाइम किया है मैंने अपनी लाइफ में ये वाला नहीं। ऐसे मतलब यूज इसको मैं जब भी इसको ऐसे जबकि ये, अगर मैं कहूँ ये ज्यादा यूज है कि 24 रुपए का बिल है 8 घंटे का, तो 3 रुपए पर आवर 1 आवर का बिल है, तो हमारा बिल कितना है? 6,000। अब तो कंप्लीट कर दो क्वेश्चन। अब अब कंप्लीट कर दो क्वेश्चन। अब तो बिल लिए जितने मिल गए। अब ये आवरली है। एनुअल तो पूरा आपका क्वेश्चन आवरली चले, ओ एनुअल चले, क्योंकि ये एनुअल है। तो 1 साल की बात कर रहे हैं वो 2,008 की, बाकी सारे खर्चे एनुअल डले। तो मेरे घर हो जाना चाहिए। कौन से? कोई दिक्कत। रुपये सारे 20 रुपये 8 घंटे, 8 घंटे के 20। नहीं सारे डल खर्चे तो सारे एनुअल डलेंगे।
मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस पे आओगे आप, यही का आपके 20, तो 20/8 इंटू 2000, 2008 है ना, तो आपके साल के अभी हमने निकालने हैं ना यहाँ पे, इसके हिसाब से। हाँ जी। तो हम कितने आपके खर्चे निकाल रहे हैं? 2000 के 8 घंटे के हमारे खर्चे कितने हैं? 20 रुपए। एक का क्या होगा, 20/2000 का कितना होगा? सेम। एक आर के 28, 8 आवर्स के, एक आर का 28/8, 2000 का 28/8 इंटू 2000, 80/8 इंटू 2000, वो देखिए। वो भी एनुअल है, ये भी एनुअल होगा, क्योंकि ये भी तो आप 2008 एनुअल पे ही बात कर रहे हो ना। ये आपके फिक्स हो गए, 190 + 10 डिवाइडेड बाई 5, 40,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। 40,000 का 40%, 16,000 आपकी रिपेयर आ गई, ये दोनों फिक्स में चले गए। उसके बाद ये आपके वेरिएबल आ गए, 24/8 इंटू 2000, 20/8 इंटू 2000, 28/8 इंटू 2000, 80/8 इंटू 2000। क्या चीज थी? टोटल 94 आना चाहिए। वो तो हमने दे ही दिया ना। फिर क्या यहाँ पे आप 6,000 दे दो? 90 आ, डेप्रिसिएशन आपकी आई। हाँ, 94 आना चाहिए। उसके बाद पावर और ऑयल आ गया जी। ये होगा मेरे 24, 40, 60, 60, 80, 140। हाँ जी।
ये सब कुछ मिला के आपका आएगा 94। उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड, ठीक है। अगर आप देखो, मतलब मेरा अपना वे आउट है कि मैं कहता हूँ कि मेरे को एक ही पैटर्न पे चलना है और जो मेरे को सबसे इजी लगता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 40 + 56, 40 + 16 कितना हुआ? इस 56 को अगर मैं 2000 से डिवाइड करूं, 28, उस 28 में मैं ये सारी वैल्यूज एज इट इज ऐड कर दूं। नहीं सॉरी, इसको भी मेरे को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 आवरली है ना। तो 8 से डिवाइड करके जो आएगा, तो वो अलग अलग मैं उठाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि एक ही पैटर्न पे आप चलते हैं। हाँ जी, हो गया। लास्ट, नहीं नहीं, मैंने तो वो इकट्ठे करके कैलकुलेट कर लिया ना। वो तो सबके वो कंसेप्ट तो वही लेना है ना, डिवाइडेड बाई 8 × 2000। ठीक है जी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है जी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 16, 20, 21, 22, 24, कितने हो गए जी? 5, एक 28 जी। बस 6 ही है। दो आज, दो कल, दो सुबह यहाँ आके। ठीक है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपने करने हैं जी।